नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 8 विषय हिंदी का चैप्टर नंबर 4 का वीडियो लेके आए हैं। जो चैप्टर नंबर 4 आपका है साइकिल की सवारी। उसमें हम लोगों ने साइकिल की सवारी जो संस्मरण से संबंधित कहानी थी, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसी से संबंधित जो आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, मौखिक प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, भाषा की बात के प्रश्न हैं, उनके उत्तर को इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। अब हम एक एक प्रश्नों का उत्तर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बहुवैकल्पिक प्रश्नों को समझेंगे और उनके उत्तर को समझेंगे। इसके बाद भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर, जिसमें पर्यायवाची है, प्रत्यय है, सर्वनाम है, विशेषण, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 4 है आपका साइकिल की सवारी, और इसमें जो बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उनके उत्तर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 साइकिल की सवारी। तो आइए अब हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं और उनका जवाब क्या होता है वो भी देखेंगे। करा है संकेत गद्यांश। संकेत गद्यांश को पाठ में पढ़कर प्रश्नों के उत्तर चुनिए। मीन्स जो आपकी कहानी है चैप्टर नंबर 4 साइकिल की सवारी, उस पाठ को पढ़ने के बाद आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए करा संकेत गद्यांश को। गद्यांश को माने वही अपनी कहानी को पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। वैसे तो इसमें इशारा भी कर दिया, हम चलते थे कि घर कपड़ों का क्या बनेगा। यहाँ डैश डैश यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। हम चाहते थे कि घर, फिर डैश डैश कपड़ों का क्या बनेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक के पैराग्राफ जब पढ़ोगे तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर उसी पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। लेकिन इन एक पैराग्राफ पढ़ने से कोई विशेष फायदा नहीं है, इसलिए इस स्टोरी को, इस संस्मरण को आप पूरा पढ़ो। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, लेखक क्या बनना चाहते थे। लेखक क्या बनना चाहते थे। इसके लिए 3 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। पहला है साइकिल सवार, पहला क्या है साइकिल सवार, दूसरा अभिनेता, तीसरा है राजनीतिज्ञ। करा है कि लेखक क्या बनना चाहते थे। तो पहला क्वेश्चन आपका विकल्प है साइकिल सवार, दूसरा है अभिनेता, तीसरा है राजनीतिज्ञ। तो इन तीनों विकल्पों में से विकल्प नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेखक क्या बनना चाहते थे, लेखक साइकिल सवार बनना चाहते थे, का नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। 2 में क्या है उसको पहले पढ़ते हैं प्रश्न को। लेखक ने कहाँ जाने का निश्चय किया। कहा लेखक ने कहाँ जाने का निश्चय किया। ऑप्शन नंबर का है बगीचे में, ख है राज दरबार में, ग है जहांगीर का मकबरा। लेखक ने कहाँ जाने का निश्चय किया। तो ऑप्शन नंबर क है बगीचे में, ऑप्शन नंबर ख है राज दरबार में, ऑप्शन नंबर ग है जहांगीर का मकबरा। जो तीनों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब आप इस कहानी को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इनका उत्तर आप आसानी से पा जाएंगे और समझ में आ जाएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ग जहांगीर का मकबरा, ये ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। तो देखिए तीसरा, लेखक ने साइकिल सीखने के क्या बहाने बताए। लेखक ने साइकिल सीखने के क्या बहाने
बताए कि साइकिल क्यों सीख रहे हैं, उसके लिए उन्होंने क्या बहाने बताए। उसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर क, जीवन का लक्ष्य। ऑप्शन नंबर ख, तांगे का खर्च। ऑप्शन नंबर ग, आज का फैशन। तो 3 ऑप्शन या 3 विकल्प दिए गए हैं। इन तीनों विकल्पों में से एक विकल्प आपका सही है। तो आप जब कहानी को पढ़ोगे तो उसमें से जो सही विकल्प है तो आपको समझ में आ जाएगा सही विकल्प क्या है। तो इसका सही विकल्प क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर ख सही हो जाएगा, तांगे का खर्च। तांगे का खर्च। लेखक ने साइकिल सीखने के क्या बहाने बताए, तांगे का खर्च बताए। तांगे का खर्च बहुत महंगा पड़ रहा है, इसलिए साइकिल सीखना जरूरी है। तो आइए अब हम लोग पर्यायवाची शब्द भाषा की बात में सबसे पहले देख लेते हैं कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक ही शब्द को, एक ही शब्द हो या व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, जब उसको हम कई नामों से जाने, कई नामों से जाने तो वह उसका पर्याय कहलाता है। जैसे आप लोगों ने जानते हैं सूर्य है, इसका तमाम नामों से हम लोग जानते हैं, भानु, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, आदित्य, दिनेश। इस प्रकार से सूर्य के हम कई नाम से जानते हैं, लेकिन सूर्य क्या है, एक ही है। तो इसी प्रकार से जब हम किसी शब्द या व्यक्ति या वस्तु या स्थान को एक से अधिक नामों से उसे जाने तो वह उसका पर्याय हो जाता है। उसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आइए पर्यायवाची शब्द को एक एक देख लेते हैं। सहसा। सहसा माने होता है अचानक। सहसा माने अचानक। और एकाएक भी होता है, लेकिन एक ही पर्यायवाची लिखना है तो सहसा माने अचानक। वीर। वीर का क्या होगा, बहादुर। वीर का क्या, बहादुर होगा, साहसी होगा। जवाब। जवाब का क्या होगा, उत्तर। जवाब का क्या होगा, उत्तर। शर्म, लज्जा। शकुन। शकुन, प्रतीक। शकुन माने होता है प्रतीक, और शकुन माने होता है शांति भी होती है। प्राण, जान। निश्चय, इरादा। घर, निकेतन। इल्जाम, आरोप। इस प्रकार से आपके ये पर्यायवाची शब्द रहे। अब आइए क्वेश्चन नंबर ख को देखते हैं हम लोग। इसमें करा है दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बिना वाक्य में प्रयोग किए ही उसका सही अर्थ हमें पता चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका जब तक हम वाक्य में प्रयोग नहीं करते तब तक सही उनका अर्थ नहीं निकल पाता। तो ऐसे ही कुछ शब्द आपके सिलेबस में, आपकी इस बुक में दिए गए हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। उनको आप देखें, इस वीडियो को 2 बार 3 बार तो समझ में आ जाएंगे वे शब्द कैसे हैं, इनका अर्थ कैसे निकलता है, इन्हें कैसे समझा जाता है। तो कह रहा है दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। अर्थभेद, वाक्य में प्रयोग करके अर्थ को अलग करिए, अर्थभेद बताइए। देखिए दिया गया है वातावरण। क्या दिया है, वातावरण। हमें शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए, हमें शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए। पर्यावरण, देखिए उसी का समानार्थी दिया गया, वातावरण या पर्यावरण। पेड़ पौधे काटने से पर्यावरण की समस्या बढ़ गई है। पेड़ पौधे काटने से पर्यावरण की समस्या बढ़ गई है। दूसरे पे आते हैं, शस्त्र और अस्त्र, दोनों दो चीजें हैं, शस्त्र और अस्त्र। कह रहा है पांडव शस्त्र चलाने में प्रवीण थे। प्रवीण माने निपुण थे। पांडव शस्त्र चलाने में प्रवीण थे। अस्त्र का देखिए,
उन्होंने आग्नेय अस्त्र शत्रु सेना पर फेंके। उन्होंने आग्नेय अस्त्र शत्रु सेना पर फेंके। देखिए, शस्त्र जो होता है हाथ से पकड़ करके उसका वार किया जाता है। शस्त्र का काम है, जो शस्त्र होगा वो हाथ से पकड़ के वार किया जाएगा, जैसे तलवार, भाला, ये सब शस्त्र के अंतर्गत आते हैं। अस्त्र के अंतर्गत जो फेंक करके जिससे वार किया जाता है वो अस्त्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे धनुष से निकला हुआ बाण अस्त्र के अंतर्गत आता है, बंदूक से निकली हुई गोली अस्त्र के अंतर्गत आते हैं। जो फेंक करके चलाया जाए उसे हम अस्त्र कहते हैं। तो दोनों दे दिया। शस्त्र, पांडव शस्त्र चलाने में प्रवीण थे। गदा जो है शस्त्र के अंतर्गत आता है और भाला जो है शस्त्र के अंतर्गत आता है। तलवार शस्त्र के अंतर्गत आती है, लेकिन अस्त्र के अंतर्गत धनुष का बाण, बंदूक की गोली, बम वगैरह ये सब क्या हैं? अस्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो आइए समय के बारे में देख लेते हैं। इस काम में 2 घंटे का समय लगेगा। इस काम में 2 घंटे का समय लगेगा। अब यहीं पे अवधि, इस काम को करने की अवधि 3 घंटे है। दोनों के अर्थ में अंतर है। इस काम को करने की अवधि 3 घंटे है, माने कोई काम है वो 3 घंटे में पूरा हो जाता है, यहाँ पे ये बता रहा है। और इस काम में 2 घंटे का समय लगेगा। और यहाँ क्या कह रहा है कि इस काम को करने में 2 घंटे का समय लगेगा। और ये दूसरा क्या बता रहा है? अवधि। इस काम को करने की अवधि 3 घंटे ही है, ये 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। और पहला वाला क्या कर रहा है? 2 घंटे का समय लगेगा। फिक्स नहीं है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन ये अवधि जो है फिक्स है, ये 3 घंटे में ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो आइए चौथा देखते हैं। आयु, इस बालक की आयु 3 वर्ष है। इस बालक की आयु 3 वर्ष है। अब देखिए, आयु और अवस्था दोनों में भ्रम होता है बहुत ज़्यादा। आयु को अवस्था और आयु दोनों एक समझ लेते हैं। आयु और अवस्था दोनों को एक समझते हैं, लेकिन दोनों भिन्न हैं। इस बालक की आयु 3 वर्ष है। अवस्था, मरीज की अवस्था ठीक नहीं है। अवस्था माने पोजीशन, और आयु माने एज, उम्र की बात यहाँ पे कर रहा है। अवस्था, मरीज की अवस्था ठीक नहीं है। फिर आता है आपका 5वें नंबर पे निरक्षर। क्या है निरक्षर? यह निरक्षर है, इसे पढ़ाना कठिन है। यह निरक्षर है, इसे पढ़ाना कठिन है। अशिक्षित, आज भी देश में बहुत लोग अशिक्षित हैं। आज भी देश में बहुत लोग अशिक्षित हैं। तो दोनों चीज़ें अलग हो जा रही हैं जब वाक्य में हम प्रयोग करते हैं। 6ठे नंबर पे है पुराना। हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में अतिथि को देवता मानते थे। प्राचीन शब्द का वाक्य में प्रयोग क्या किया? प्राचीन काल में, काल माने समय में, अतिथि को देवता मानते थे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर ख। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग। इसमें करा है सही जोड़े बनाइए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और उनको जोड़े बना करके अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। इसके पहले आपने जो क्वेश्चन नंबर ख पढ़ा, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग द्वारा अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक में न लिख करके इसको आप अपनी CW बुक या फिर नोटबुक में चैप्टर नंबर 4 का जहाँ पे मौखिक, लिखित, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद वाले पेज पर चैप्टर नंबर 4 डाल करके हेडिंग आप इन शब्दों को, इन वाक्यों को वहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि इसको टेक्स्ट बुक पर लिखने के लिए जगह नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो आपका शब्दों का वाक्य में प्रयोग
और मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। इन दोनों क्वेश्चन को आप अपनी फेयर नोटबुक पे लिख लेंगे, जिससे आपको बाद में पढ़ने में कहीं दिक्कत न हो। और जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको टेक्स्ट बुक पे ही नोट करना। जैसे क्वेश्चन नंबर ग है, सही जोड़े बनाइए। क्वेश्चन दिया गया है, सही जोड़े बनाने के लिए क्वेश्चन दिया है सुहाना, तो इसके साथ जोड़ा इसका क्या बनेगा? मौसम, मौसम सुहाना। फिर है करुण स्वर, स्वर कैसा है? करुण है। आधी रात, शैतान लड़का, वीर योद्धा। इस प्रकार से आपको जोड़ा बना करके आप अपनी टेक्स्ट बुक पर इसे लिख देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर घ पे। इन मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। पहले क्या करना है? अर्थ लिखना है, और अर्थ लिख कर के वाक्य बनाना है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, जब भी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होगा तो मुहावरे के अर्थ का वाक्य में प्रयोग न करके किसका प्रयोग होगा? मुहावरे का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होगा, न कि उसके अर्थ का। तो देखें, करा इन मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। इसको भी आप अपनी फेयर नोटबुक पर नोट करेंगे। करा है, पहला है बेल मेड़ न चढ़ना। बेल मेड़ न चढ़ना, इसका अर्थ है काम में सफलता न मिलना। काम में सफलता न मिलना। बेल मेड़ न चढ़ना माने बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं बेल मेड़ न चढ़ना माने ये काम आपसे नहीं होगा, काम में सफलता न मिलना इसका अर्थ है। इसको वाक्य में जब प्रयोग करेंगे, लाख कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, यह बेल मेड़ न चढ़ सकेगी, यह बेल मेड़ न चढ़ सकेगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि मुहावरे के अर्थ का वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि मुहावरे का वाक्य में प्रयोग हुआ है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, इसका अर्थ है आरंभ से ही संकट आना। आरंभ से ही संकट आना माने शुरुआत से ही संकट आ जाना। तो इसका ये अर्थ रहा। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। रमन कोई काम शुरू नहीं करता, रमन कोई काम शुरू नहीं करता, पहले ही मुसीबत आ खड़ी होती है। यह तो वही हुआ सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। तो इसको आप अपने शब्दों में भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रहे मुहावरे के अर्थ का वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ मुहावरे का ही वाक्य में प्रयोग करना है। तो आइए थर्ड देखते हैं, कानो कान खबर न होना। इसका अर्थ होगा किसी को पता न चल पाना, किसी को पता न चल पाना। तो उत्तर इसका वाक्य में प्रयोग होगा, आतंकवादी धीरे धीरे गांव में आ गए, किसी को कानो कान खबर न हुई, किसी को कानो कान खबर न हुई। नेक्स्ट है दिल पसीजना। इसका अर्थ है दया आना। दिल पसीजना माने दया आना। तो वाक्य में प्रयोग होगा, गरीब की दयनीय दशा देखकर मेरा दिल पसीज गया। इसके अतिरिक्त भी आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही शब्द वाक्य में आप प्रयोग करें। गरीब की दयनीय दशा देखकर मेरा दिल पसीज गया, ये भी कर सकते हैं, और दूसरा भी इसके साथ भी कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 है रंग में भंग पड़ना। रंग में भंग पड़ना माने इसका अर्थ है खुशी में बाधा पड़ना। रंग में भंग, खुशी में बाधा पड़ना, इसका अर्थ है वाक्य में प्रयोग है। अचानक वर्षा होने से, अचानक वर्षा होने से रंग में भंग पड़ गया। नेक्स्ट है चकमा देना। अर्थ है धोखा देना। चकमा देना इसका अर्थ होता है धोखा देना। वाक्य में प्रयोग, चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। चोर
पुलिस को चकमा देकर भाग गया। तो इस प्रकार से आपको मुहावरे और दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग, ये दोनों चीज़ें आप अपनी फेयर नोटबुक पे नोट करेंगे, क्योंकि इसके लिए टेक्स्ट बुक में आपके पास जगह नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग नंबर का। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द युग्म बनाइए। युग्म मीन्स होता है जोड़ा, युग्म माने जोड़ा, युग्म माने जोड़ा। तो जोड़ा बनाना है, तो कैसे जोड़ा बनेगा वो हम लोग ध्यान से देखते हैं। मैंने आपको एक चीज पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था, तुकांत शब्द। क्या पढ़ा था? तुकांत शब्द। जैसे एक कोई शब्द दिया गया है तो दूसरा वैसा ही शब्द हमको बनाना है और उसका अंतिम वर्ण पहले वाले दिए गए शब्द के समान हो, उसे हम तुकांत कहते हैं। इसी प्रकार से ये भी है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक माने समान अर्थ देने वाला हो और उनका जोड़ा बनाना है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द युग्म बनाइए। युग्म माने जोड़ा होता है। तो देखिए पहला जोड़ा आपका फिसलते आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। क्या दिया है? फिसलते। तो इसका जोड़ा बनेगा रपटते। क्या बनेगा? रपटते। यहाँ पे देख रहे हैं ते शब्द इसमें भी था और ते शब्द इसमें भी है, तो दोनों जब होंगे तो क्या होगा? तुकांत बनेंगे। दोनों का अंतिम वर्ण समान है, इसे हम तुकांत भी कहते हैं। लेकिन यहाँ तुकांत की हमें जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है? समानार्थक शब्द युग्म बनाना। फिसलते, रपटते। दूसरा है दौड़ते, भागते। देख रहे हैं दोनों में ते आ रहा है। दौड़ते, भागते। हंसी, खुशी। रोकना, टोकना। पास, पड़ोस। उछल, कूद। तो इस प्रकार से आपके समानार्थक शब्द युग्म बन गए। युग्म माने होता है जोड़ा। तो नेक्स्ट देखिए आप, आ जाता है उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। तो प्रत्यय लगाने से पहले आप प्रत्यय की परिभाषा, इसके पहले वाले 3rd चैप्टर के वीडियो में मैंने प्रत्यय को डिटेल में बताया था, उसकी परिभाषा बताया था और उसमें इक, अ और यह प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, वो कैसे चेंज लाता है, उसके बारे में भी बताया था। जहाँ जिसको न समझ में आया हो वो वीडियो 2 बार देख लेंगे तो प्रत्यय से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो फिर भी एक बार प्रत्यय की परिभाषा को हम बता करके इसको सॉल्व करते हैं। प्रत्यय किसी शब्द के या किसी वर्ण के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। किसी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। किसी मूल शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में जो परिवर्तन लाए उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग की परिभाषा है, किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाए उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और दोनों को भ्रम के लिए उस वीडियो में मैंने बताया था, उ जो है पहले आता है, अ से स्टार्ट करते हैं तो उपसर्ग पहले लगेगा, और प बाद में आता है, र बाद में आता है, इसलिए प्रत्यय पीछे लगेगा। दोनों की परिभाषाओं में थोड़ा सा डिफरेंस है। उपसर्ग पहले लग करके मूल शब्द का अर्थ बदल देता है और प्रत्यय बाद में लग करके मूल शब्द का अर्थ बदल देता है। इसके अतिरिक्त 3 प्रत्यय ऐसे थे जो आपके कृत और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते थे। प्रत्यय के 2 प्रकार थे, कृत और तद्धित। उन्हीं के अंतर्गत इक प्रत्यय, अप्रत्यय और यह प्रत्यय आते हैं, जो पीछे तो लगते हैं लेकिन मूल शब्द में थोड़ा से परिवर्तन कर देते हैं जब वो मिलते हैं। तो आइए उनको हम लोग देखते हैं। पहले ऐसे प्रत्यय को देखेंगे जो मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करते, सिर्फ वे मूल शब्द के साथ लग करके अर्थ को बदलते हैं। तो उन्हें देख लेते हैं। पहले नंबर पे हैरान प्लस ई क्या है? आपका प्रत्यय है। हैरान शब्द के साथ जब मिला तो प्रत्यय की परिभाषा आपने पहले से पढ़ी है, जानते हैं। ये पीछे लग जाएगी, बड़ी की मात्रा बन जाएगा क्या? है रानी। क्या बनेगा? है रानी। पहले क्या था? हैरान, फिर हो गया है रानी। तीसरे नंबर का है, देखिए बेबस। इसमें ई प्रत्यय लगा,
बेबसी बन गया। बड़ी की मात्रा सिर्फ लगी, कोई परिवर्तन नहीं किया, बेबसी बन गया। तलाश प्लस ई तलाशी, तलाश था, ई प्रत्यय लगाया, तलाशी बन गया। सवार प्लस ई बराबर सवारी, सवार फिर क्या ई प्रत्यय लग गया, सवारी बन गई। अब आइए देखिए इक प्रत्यय कैसे मूल शब्द में लगने के बाद चेंज होता है, दिक्कत कहाँ आती है वो ध्यान से सुन लें। कभी कभी मूल शब्द और प्रत्यय मिक्स करके आ जाता है, प्रश्न बन जाता है, क्वेश्चन बनता है दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। मान लो आपको सांसारिक दे दिया गया, सांसारिक दे दिया गया, आपको पता है कि इक प्रत्यय पहले प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे लगता है। तो पीछे जब हम इक प्रत्यय को लगाते हैं तो इक को हम जैसे ही सांसारिक में से निकालेंगे, सांसारिक में से इक प्रत्यय जब निकालेंगे तो सांसारिक की जगह पे संसार शब्द मूल शब्द बचेगा। क्या बचेगा, संसार शब्द मूल शब्द ए वाला बच जाएगा, न कि सांसार। क्या बचेगा, संसार बचेगा, सांसार नहीं बचेगा। यही इक प्रत्यय की खास विशेषता है। जब इक प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के साथ लगता है तो वह पीछे तो परिवर्तन करता है, इसके साथ साथ मूल शब्द के पहले वाले वर्ण में अगर कोई मात्रा नहीं लगी है वहाँ पे आ की मात्रा लग जाती है, अगर वहाँ पे ई की मात्रा लगी है उसके स्थान पे ऐ की मात्रा लग जाएगी, और अगर वहाँ पे ऊ की मात्रा लगी है तो उसके स्थान पे औ की मात्रा लग जाएगी जब इक प्रत्यय किसी मूल शब्द के साथ जुटेगा तो यही प्रक्रिया यहाँ पे हुई है, देख लें। संसार प्लस इक बराबर सांसारिक। और आप जो साधारण नियम अगर देखते, साधारण नियम पढ़ते तो जब इसको मिलाते तो क्या बनता, सिर्फ सांसारिक, सांसारिक बनना चाहिए, लेकिन एक प्रत्यय जब लगा तो बनेगा सांसारिक। क्या बनेगा, सांसारिक। यहाँ सा पे कोई मात्रा नहीं थी इसलिए यहाँ आ की मात्रा लग गई मूल शब्द में, और आपका जब दोनों मिल गए तो सांसारिक बना। उसी प्रकार से दूसरा है समाज प्लस इक, समाज प्लस इक। अगर साधारण नियम के तौर पर देखा जाए जब इक जुटेगा तो समाजिक बनता है, लेकिन ये क्या होगा, गलत हो जाएगा इक प्रत्यय के रिगार्डिंग। इक प्रत्यय क्या करता है, पहले वाले वर्ण में, मूल शब्द के पहले वाले वर्ण में यदि कोई मात्रा नहीं लगी है तो वहाँ पे आ जाता है, आ जाता है, आ लग करके बन जाएगा क्या, सामाजिक। क्या बनेगा, सामाजिक बनेगा। नेक्स्ट है प्रयोग प्लस इक, प्रयोग प्लस इक है। अगर साधारण तौर पे देखा जाए तो अगर हम मिलाते हैं इक प्रत्यय तो प्रयोगिक होगा। क्या होगा, प्रयोगिक, लेकिन ये गलत है। इक प्रत्यय जब लगेगा क्या बनेगा, प्रायोगिक। क्या बनेगा, प्रायोगिक। नेक्स्ट है मास प्लस इक हो जाएगा मासिक। तो ये जो तीन प्रत्यय हमने आपको अलग से बताया था, नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर नंबर 3 वाले वीडियो में आप देख लेंगे तो क्लियर पता चल जाए। इक, अ और यह जो प्रत्यय हैं जब किसी मूल शब्द के साथ लगेंगे तो मूल शब्द का पहले वर्ण में यदि कोई मात्रा होगी तो मात्रा के लिए ई की मात्रा होगी तो ऐ हो जाएगा, उसके स्थान पे ऊ की मात्रा होगी तो औ हो जाएगा। यदि कोई मात्रा नहीं होगी तो वहाँ पे आ की मात्रा लगेगी, और जब इक प्रत्यय जुटेगा तो इक प्रत्यय जुट करके वह पूरा शब्द का निर्माण करता है। जैसे एक इक प्रत्यय से रिलेटेड शब्द सुन लो, जैसे विवाह है, विवाह में इक प्रत्यय जब मिलाते हैं तो विवाह में आप देख रहे हैं वी के पहले ई की मात्रा लगी है तो ई के स्थान पे ऐ हो जाता है, और इक प्रत्यय जब मिलाते हैं तो बनता है वैवाहिक। क्या बनेगा, वैवाहिक। इसी प्रकार से इक प्रत्यय काम करता है। तो आगे देखिए
फिर आता है कि रिक्त स्थानों में उचित क्रिया विशेषण शब्द भरिए। रिक्त स्थानों में उचित क्रिया विशेषण शब्द भरिए। आपने विशेषण पढ़ा होगा और अब क्या पढ़ना है? क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम लोग विशेषण को जान लेते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, फिर क्रिया विशेषण हम लोग जानेंगे। विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्द के द्वारा, संज्ञा सर्वनाम शब्द के द्वारा जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की जहाँ विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। यही परिभाषा है विशेषण की कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द के द्वारा जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता का, गुण और दशा का वर्णन करते हैं तो उसे हम विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? क्रिया विशेषण बताना है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषाएं 2 बार सुनेंगे 3 बार समझ में आ जाएगी। किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को, किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा। तो करा हमने के बाद डैश डैश, तो इसमें हमको ऐसा क्रिया विशेषण शब्द भरना है जो मुस्कुराकर वाक्य को दोनों को जोड़ दे। तो होगा हमने धीरे से, क्या होगा? क्रिया विशेषण। धीरे से ये क्रिया विशेषण है। मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा। वे हमें डैश डैश, फिर क्या होगा? आश्चर्य, क्या भरेंगे? यहाँ आश्चर्य से देख रही थी। यहाँ पे क्रिया विशेषण हो रहा है, देख रही थी। आश्चर्य क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता को बता रहा है। कैसे देख रही हैं? आश्चर्य से देख रही थी। हमने कहा, हमने कहा, यहाँ अल्पविराम का चिन्ह लगा है। अल्पविराम के बाद देख रहे हैं डबल इन्वर्टेड कामा या अवतरण चिन्ह से कहते हैं नाराज न हो, फिर अल्पविराम, हम एक कपड़े कठिनाई से ढूंढ कर लाए हैं। क्रिया विशेषण है। कैसे? कठिनाई से ढूंढ कर लाए हैं। क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे ढूंढा है? कठिनाई से। इसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। दूसरा है हम साइकिल चलाना सीख लेंगे तो लोग हैरानी से हमारी ओर देखेंगे। हैरानी से हमारी ओर देखेंगे। हैरानी शब्द जो है क्रिया विशेषण है। और हम अचानक, अचानक यहाँ भी क्रिया विशेषण है। अचानक से उनके सामने से निकल जाएंगे। अचानक से उनके सामने से निकल जाएंगे। तो ये रही क्रिया विशेषण। इसके बाद आप लोग देखिए सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं और कहाँ प्रयोग होता है उसको देख लें। कहा संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो अब बात ये आती है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या आती है? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका मतलब यह है कि लगातार जब एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है तो वाक्य में जो चमत्कार होता है, जो आश्चर्य की बातें होती हैं वो दिखाई नहीं देती, वो आनंद की अनुभूति नहीं कराती। इसलिए संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं उसको हम जानेंगे और उनका एक एक की विशेषता भी जानेंगे। सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 है निश्चयवाचक, नंबर 3 है अनिश्चयवाचक, नंबर 4 है प्रश्नवाचक, नंबर 5 है निजवाचक सर्वनाम
और नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। अब आइए हम लोग एक एक करके इनको देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए चिन्ह होता है मैं, तुम, वे। मैं, तुम और वे जिन शब्दों के साथ लगे होंगे वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। मैं, तुम, वे शब्द या वर्ण जिन वाक्यों के साथ लगेंगे वे वाक्य, वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इसके बाद आता है निश्चयवाचक। यह वह जिन वाक्यों में लगा होगा वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कहते हैं यह वही लड़का है जो परीक्षा में अच्छे अंक लाया है। यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जो परीक्षा में अच्छे अंक लाया था। तो यहाँ पे निश्चयवाचक यह और वह निश्चय शब्द का अर्थ का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर आता है तीसरे नंबर पे अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जिसमें शब्द का अर्थ क्लियर तो होता है लेकिन उस घटना की निश्चित जानकारी नहीं है। कोई कुछ किसी जब किसी शब्द के साथ लग कर के वाक्य को पूरा करता है तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कह रहे हैं जैसे कहा जाए इस समय कोई भी घटना घट सकती है, अनिश्चित है। इस समय कोई भी घटना घट सकती है, घटना निश्चित नहीं है। इस समय कुछ भी हो सकता है, अनिश्चित है। किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। फिर आता है नंबर 4 पे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम इनकी पहचान है कौन और क्या। कौन और क्या जब वाक्य में लगा हो तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कहा जाए कौन कहता है कि विद्यार्थी नहीं पढ़ते। कौन कहता है विद्यार्थी नहीं पढ़ते, ते प्रश्नवाचक के लिए कौन शब्द यूज किया जाता है। क्या वह नहीं आएगा, यह भी क्या अगर किसी शब्द में किसी वाक्य में लगकर वाक्य को पूरा कर रहा है तो वहाँ भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। फिर आता है आपके 5वें नंबर पे निजवाचक। निजवाचक माने स्वयं के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहा जाए स्वयं, खुद, अपने, आप, ये सब क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। संबंधवाचक, क्या लास्ट में 6ठे नंबर पे संबंधवाचक होता है जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे। जो वर्ण या जो शब्द दो वाक्यों या दो शब्दों का जोड़ने का काम करे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा कहते हैं ना। जो है सो है वो हमारी पुस्तक है, कहते हैं जो है सो है वो हमारी पुस्तक है। जैसा है वैसा है वो हमारा भाई है। तो ऐसे शब्द जहाँ पर यूज किए जाएं वे सर्वनाम कहलाएंगे। और कौन से सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो आइए और देखते हैं इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। तो यहाँ पे आपको उनके भेद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, सर्वनाम को रेखांकित कर देते हैं। ईश्वर ही जानता है कि जब मैं शब्द किसमें आया था, पुरुषवाचक सर्वनाम में। किसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम में। आप यहाँ देख लें कि मैं शब्द कहाँ आया है, पुरुषवाचक सर्वनाम में। करा है ईश्वर ही जानता है कि जब मैं
पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी किसमें आया था? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आया था। किसमें आया था? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आया था किसी। फिर नेक्स्ट देखिए, किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे भी शब्द आया है, किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? मुझे। तो आप इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मुझे किसके लिए किया गया है? अपने लिए। मुझे निजवाचक, अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई है। एक से समय बचता है, दूसरे से समय कटता है, मगर माने लेकिन तमाशा देखिए हमारे प्रारब्ध माने ये पुरुषवाचक अपने लिए करा है। प्रारब्ध माने भाग्य में कलयुग की वे दोनों विद्याएं, वे शब्द किसमें आया था? पुरुषवाचक में। वे दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई है। तो इस प्रकार से आप पहले सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम में किस सर्वनाम का कौन सा चिन्ह है, इन दोनों चीज़ों को आप अगर जान जाएंगे तो इस पैराग्राफ को जैसे ही पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है और ये सर्वनाम किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो अब इसके बाद हम लोग मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर को देखेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इसको ध्यान से एक बार